हिंदी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में काव्य विभाग से आप लोग बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी की इस कविता को पढ़ रहे थे। पहले कुछ पंक्तियों का आपने इसका अर्थ समझ गया था। अब आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। ब्लैक बोर्ड में मैंने इसका संकेत लिखा हुआ है और बाकी मैं कविता को पढ़ती जाऊंगी, उसकी व्याख्या बताती जाऊंगी। संकेत इस प्रकार है, क्या अंतरिक्ष में, और उसके बाद कविता की अंतिम पंक्ति के यह शब्द हैं। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था या समझा था कि कवि बच्चों के प्रातः काम पर जाने से बहुत व्यथित हैं। वे कहते हैं कि इस स्वतंत्र देश में रहकर भी बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। उनको प्रातः काल जबकि विद्यालय जाना चाहिए, परंतु वह विद्यालय नहीं जा रहे हैं। यह हम सब के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। आगे कहते हैं कवि, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अब उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों के खेलने की जो सामग्री है, यानी खेलने की सामग्री में से एक का नाम यहाँ दिया हुआ है गेंद। वह कह रहे हैं कि जब बच्चे गेंद खेलते हैं और गेंद खेलते समय उन्होंने आसमान की ओर वह गेंद उछाली, तो क्या अंतरिक्ष उस गेंद को, क्या उन सारी गेंदों को खा गया, समाप्त हो गई वो सारी गेंदें। और सारी जो रंग बिरंगी बच्चों की पढ़ने के लिए किताबें हैं, सचित्र सुंदर सुंदर रंगीली किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए होती हैं, क्या उनको दीमक खा करके समाप्त कर चुका है। यह प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या कहीं भूकंप में ढह गई सारी मदरसे की इमारतें। बच्चों के सारे खेल खिलौने किसी ऐसे पहाड़ के नीचे दब गए जहाँ पर कई प्रयास करके भी उनको निकाला नहीं जा सकता। अर्थात बच्चों का यह जो बचपन का समय है, यह पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में और खेल खिलौनों में बीतता है। इस विपरीत स्थिति को कवि ने यहाँ पर काले पहाड़ के नीचे उनकी खेल सामग्री, पाठ्य सामग्री दब जाने के लिए कहा है। भयावह स्थिति को दर्शाने के लिए यह शब्द प्रयोग किया है। कहते हैं कवि कि क्या जो सभी विद्यालय में, मदरसे हैं, वह भूकंप के आने से जमींदोज हो गई है, अर्थात जमीन के अंदर दब गई हैं, जो यह कारण बना रही है कि बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ करके सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जा रहे हैं। आगे है कविता, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि बच्चों के सारे खेल के मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं। जहां बच्चे घर के आंगन में एकत्रित होकर के खेलते थे, वाद विवाद करते थे, बगीचों में विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ों पर कूदाफादी करते थे और आपस में किल्लोल करते थे, और वही खेल के मैदान, क्या यह सारे स्थान सब समाप्त हो गए हैं या एकाएक अचानक खत्म हो गए हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा हो गया है तो फिर संसार में बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। कवि को लग रहा है बच्चों की उपयोगी वस्तुएं अगर समाज में नहीं है, संसार में नहीं रह गई है, तो यह दुनिया बेकार है, इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्त मामूल हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि यह भयानक है जो यह सब कुछ हो रहा है, या जो मुझे होता सा प्रतीत हो रहा है, यह सब भयानक है। परंतु कवि कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो यथावत बनी हुई हैं। फिर कभी दूसरा पक्ष भी देख रहे हैं कि खेल के मैदान भी हैं, खिलौने भी हैं और कापी किताबें भी हैं,
सब कुछ होने के बाद भी कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो प्रातःकाल उठ करके काम पर जा रहे हैं, जबकि स्कूलों को उनको पढ़ने के लिए जाना चाहिए। हर्षमागुल मैंने यथावत, तो सारी चीज़ें कवि को पूर्ववत दिख रही हैं, जैसे कि कमी न होते हुए भी, यह सब चीज़ों की व्यवस्था होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो यह स्थिति कवि को भयानक लगती है। कविता में उन्होंने पहले यह कह रखा है कि इसे विवरण की तरह न लिख करके प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों के लिए निश्चित व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन इस स्थिति में भी सारे बच्चे, दुनिया के हजारों बच्चे, यहाँ संख्या दे रखी है, सब व्यवस्थाएं होने के बाद भी दुनिया के हजारों बच्चे सुबह सुबह उठ करके विद्यालय न जा करके अपने जीवनोपयोगी भविष्योपयोगी कार्यों को न कर करके मजदूरी के लिए जा रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी विडंबना है। यहाँ मैंने काफी सुंदर हेडिंग लिखी हुई है। अब तक जो कविता आप लोगों ने समझी या पढ़ी, उसका शिल्प सौंदर्य आप देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग तो लिखी हुई है भाषा, विशुद्ध हिंदी भाषा है, कहीं कहीं पर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है। हस्ब माहौल, मदरसा, ये दो शब्द ऐसे हैं उदाहरण के लिए, तो हम कह सकते हैं कि कवि ने हिंदी भाषा के साथ साथ आवश्यकता अनुरूप उर्दू और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। शैली है पूरी प्रवाहमयी और रस है शांत। कवि ने अपनी कविता पूरी शांत भाव में कही है, इसलिए शांत रस हुई। कविता छंदहीन है, इस कविता में कोई भी छंद नहीं है। छंद न होने का कारण यही है कि आप लोग किताब में देखेंगे कि पहली पंक्ति लिखी हुई है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम करने जा रहे हैं, और दूसरी पंक्ति होगी सुबह सुबह। तो इन पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कविता गद्यात्मक है, लयबद्ध नहीं है, तो छंदहीन कविता हो गई, कोई छंद नहीं है। फिर है अलंकार। उपमा अलंकार आया है। उपमा अलंकार कहाँ आया है? काले पहाड़ के नीचे दब गई, जहाँ पर सी एक ये समान आता है, वहाँ पर अलंकार उपमा हो जाता है। एक उपमा अलंकार हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, शब्दों की आवृत्ति हुई है। और वर्णों की भी आवृत्ति हुई है। वर्ण एक वर्ण दो से अधिक बार आए हैं या दो बार आए हैं, तो अनुप्रास अलंकार। फिर है काव्य गुण। काव्य गुण 3 प्रकार का होता है, यहाँ पर अभी प्रसाद गुण आया है, क्योंकि बच्चों के बारे में कवि ने कविता लिखी है। बिंब विधान है, कविता में मुख्य रूप से दृश्य बिंब विधान है। कविता की पहली ही पंक्ति में हम देखते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। अनुमान हो जाता है कि सड़क है और सड़क पर कोहरा छाया हुआ है, तो हमारी आंखों के आगे वह दृश्य मानो आ सकता है, तो यहाँ दृश्य बिंब विधान है।